दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूलगोभी, मिर्ची और टमाटर जैसी नर्सरीज में बरसात के सीजन में आने वाले सबसे खतरनाक रोग कॉलर रोट और जड़ गलन के बारे में। बरसात के सीजन में इन बीमारियों का अटैक नर्सरी फसलों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और नर्सरी फसलें इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। कई बार तो काफ़ी किसानों की पूरी नर्सरी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। इनका अटैक अचानक होता है और जब होता है तब आपको पता भी नहीं चलता और इस वजह से किसान भाई क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में हाई टेक्निकल का यूज करते हैं और इस वजह से बीमारी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने हाई टेक्निकल का इस्तेमाल अगर नर्सरी फसलों में कर लिया तो उसके बाद में प्लांटेशन के बाद में हार्वेस्टिंग तक वो फसलें आपकी कमजोर रहती हैं। इस वजह से आपका उत्पादन भी डाउन होता है और अगर बीमारियों को कंट्रोल अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पूरी नर्सरी आपकी झटके में बर्बाद हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि शाम के समय आप जो है नर्सरी को स्वस्थ देखते हैं। अगर दिन में बारिश हो गई, शाम के समय आपने देखा नर्सरी आपकी एकदम स्वस्थ दिख रही है, सुबह उठकर आपने जल्दी देखा तब भी आपको अपनी नर्सरी ठीक दिखेगी। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है पूरी नर्सरी खत्म हुई आपको दिखती है, पूरी नर्सरी आपकी लेट जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से जो है फंगीसाइड मांगते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि ऐसा फंगीसाइड दो हमें कि एक ही स्प्रे में कंट्रोल हो जाए। उसके बाद में दुकानदार भी आपको एकदम हाई टेक्निकल का फंगीसाइड देता है, आप स्प्रे करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नर्सरी आपकी बच भी जाती है, अभी वो आपको कोई ज्यादा फायदा देकर नहीं जाती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया हाई टेक्निकल का इस्तेमाल अगर शुरुआती अवस्थाओं में नर्सरी फसलों में अगर आप कर लेते हैं तो आपकी फसल अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव में ही कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, नर्सरी डालते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं और उसके बाद में आपको हल्के हल्के टेक्निकल काम में लेने होते हैं। शुरुआती अवस्थाओं में ही अगर आपने हाई टेक्निकल का यूज कर लिया तो उसके बाद में जब बीमारियां आ जाएगी तब आपको कौन से इंसेक्टिसाइड लेने हैं, कौन से फंगीसाइड लेने हैं आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने शुरुआती अवस्थाओं में ही हाई टेक्निकल का यूज कर लिया तो आपकी नर्सरी जो है वो काफी वीक रह जाती है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। उसके बाद में आप कमेंट करते हैं या इधर उधर पूछते रहते हैं कि सर नर्सरी की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। भाई आपने अपनी नर्सरी को पहले ही खराब कर लिया, उसके बाद में उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको जो टेक्निकल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, शुरुआती अवस्थाओं में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उसके बाद में प्रिवेंटिव में आपको कौन कौन से स्प्रे लेने हैं और उसके बाद में अगर बीमारी आ भी जाती है तब आपको कौन कौन से फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड काम में लेने होते हैं। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आपकी नर्सरी में इस तरह की बीमारियां आपको देखने को ही ना मिले ताकि आपको हाई टेक्निकल का इस्तेमाल ना करना पड़े और आपकी नर्सरी की ग्रोथ में कोई कमी ना आए, इसके लिए जब आप नर्सरी डालें उसी समय से आपको कुछ स्टेप लेने होते हैं। प्रिवेंटिव में ही अगर आप कुछ स्टेप लेके चलेंगे तो इस तरह की बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। तो जब भी आप फूलगोभी या टमाटर या फिर मिर्ची वगैरह की नर्सरी डालें तो सबसे पहले तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी चाहिए। यहां पर भी काफी किसान भाई लापरवाही करते हैं। मतलब कल मेरे पास किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि सर गोबर की खाद कहां से लाएं, हमारे पास गोबर की खाद नहीं है। भाई जिस किसान भाई के पास गोबर की खाद नहीं है, सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है, तो उसको नर्सरी डालने की भी जरूरत नहीं है। या तो आप नर्सरी खरीद लीजिए कहीं से या फिर आप अगले साल प्लान कीजिए। पहले सड़ी हुई गोबर की खाद आपके पास होनी जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आपको नर्सरी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं, कच्चा गोबर आपने डाल दिया तो उसके बाद में टोटल आपके पैसे की बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं होने वाला। तो सड़ी हुई गोबर की खाद का चुनाव करें या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का चुनाव कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं तो वो आप डाल लीजिए। और उसके बाद में प्रिवेंटिव में ही जब नर्सरी का बेड तैयार कर रहे हैं उस समय पे आपको एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर देना है। कितनी मात्रा में करना है और कौन सा फंगीसाइड इस्तेमाल करना है, यहां पर भी हाई टेक्निकल का कुछ किसान भाई कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर ओवरडोज ले लेते हैं। तो यहां पर आपको लेना है इंडोफिल कंपनी का M45 जो फंगीसाइड आता है वो आपको काम में लेना है, जिसमें मैनकोजेब होता है 75%। ये आप काम में ले सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो आपको रखनी है केवल 20 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से, जिसकी लंबाई करीब 15 फीट हो और चौड़ाई करीब
3 फीट हो। इसके अंदर 20 ग्राम जो आपका फंगिसाइड होगा ये काफी होगा, मतलब माचिस की एक डिब्बी भर के आप डाल दीजिए और वो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद या जो आप गोबर की खाद डाल रहे हैं उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में क्यारी में पूरी समान मात्रा में आप बिखेर दीजिए और उसके बाद में आप नर्सरी डालिए। यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि खुराक मैंने काफी कम बताई है, जो मात्रा मैंने बताई है वो काफी है, इससे ज्यादा भी आप डालेंगे तो भी वो उतना ही काम करेगी जितना ये एक माचिस की डिब्बी काम करेगी, उतना ही काम वो करेगी। तो इससे ज्यादा ओवरडोज आपको लेने की जरूरत नहीं है। 20 ग्राम खाद जो बेड की साइज मैंने बताई है उसके लिए काफी है। ये डालने के बाद आपको नर्सरी डालनी है, बीज डाल देना है और उसके बाद में दोस्तों जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाती है तब आपको यहां पर एक हल्का सा स्प्रे निकाल देना है और स्प्रे के अंदर या तो आप काम में ले सकते हैं धानुका कंपनी का जो धानुस्टिक आता है उसको आप काम में ले सकते हैं जिसमें कार्बनडाजिम होता है 50%, या फिर आप बाविस्टिन काम में ले सकते हैं, ये भी अच्छा फंगिसाइड है, इसमें भी कार्बनडाजिम 50% आता है। 2 फंगिसाइड मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हैं। इसकी जो खुराक रखनी है यहां पर काफी किसान भाई गलती कर देते हैं, फंगिसाइड की खुराक हर फसल में 40 ग्राम बताई जाती है तो 40 ग्राम ही ठोक देते हैं। तो भाई यहां पर आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसकी खुराक रखनी है। 1 ग्राम यानी कि 15 लीटर का जो टैंक होता है आपका उसमें 15 ग्राम फंगिसाइड काफी है, चाहे आप धानुस्टिन डालें या फिर आप बाविस्टिन डालें, दोनों में से कोई सा ही फंगिसाइड लें और इसका एक स्प्रे निकाल दें। ये आपको जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाती है तब आपको निकालना है। उसके बाद में दूसरा स्प्रे आपको तब लेना है जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाए। हम उस कंडीशन में बात कर रहे हैं जब आपकी नर्सरी में कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है, तब आपको ये स्टेप लेने हैं। जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाती है तब आपको दोबारा एक स्प्रे लेना है और इस समय पे फंगिसाइड आपको वही लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इस समय पर आपको खुराक रखनी है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये आप खुराक रख सकते हैं, करीब 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और आप दूसरा स्प्रे निकाल दीजिए। अब बात करेंगे उस अवस्था में आपको क्या करना है जब आपकी नर्सरी में जड़ गलन या कॉलर रोट की समस्या आ जाती है और समस्या आपको काफी गंभीर दिखती है, अगर कंट्रोल होती हुई नजर आपको नहीं आती है तब आपको क्या करना है, यानी कि ये स्प्रे भी आपने निकाल दिए फिर भी अगर आपको कुछ कुछ प्लांट में इस तरह की समस्या दिख रही है या समस्या आगे बढ़ रही है तब आपको क्या करना है। तो यहां पर आपको 3 तरह के फंगिसाइड लेने होंगे। किस तरह से लेने हैं ये आप सुन लीजिए। यहां पर आपको सबसे पहले तो लेना है जो मैंने M45 बेसल डोज के साथ में बताया था वो लेना है, जिसमें मैनकोजेब होता है 75%, वो इंडोफिल का M45। एक तो ये फंगिसाइड लेना है और दूसरा आप या तो बावेस्टिन ले सकते हैं या फिर आप धानुस्टिन ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक फंगिसाइड ले सकते हैं जिसको आपने पहले खरीद रखा होगा वो आप ले लीजिए। दोनों को आपको एक साथ काम में लेना है, जिसमें मतलब एक में तो 75% आपका मैनकोजेब हो जाएगा M45 में और दूसरे में आप जो धानुका का धानुस्टिन ले रहे हैं या फिर आप बावेस्टिन ले रहे हैं उसमें 50% आपका कार्बनडाजिम हो जाएगा। दोनों फंगिसाइड की आपको 1-1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है खुराक तैयार करनी है, यानी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से तो आपको जो है M45 डालना है और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको जो है धानुस्टिन डालना है या फिर आपका बाविस्टिन डालना है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो डालना है। यानी टोटल आपकी जो फंगिसाइड की टंकी के अंदर खुराक होगी वो होगी 30 ग्राम, यानी 1-1 ग्राम आपने दोनों की डाली तो 30 ग्राम हो गई, आधी आपकी कार्बनडाजिम की हो गई और या आधी आपकी मैनकोजेब की हो गई। ये आपको खुराक डालनी है और इसके साथ में आपको लेना है धानुका कंपनी का ही जो कासुगाइमासिन आता है वो आपको साथ में जरूर ऐड करना है। कासुगाइमासिन 3% SL फॉर्म में आपको मिलेगा जो कि एंटीबायोटिक फंगिसाइड होता है। यह आपकी फसल में फंगस के जीवाणु को मारने के साथ साथ आगे बढ़ने से भी रोकता है, इसलिए ये अगर आप ऐड कर देंगे तो पूरी तरह से फंगस का जो अटैक है आपकी फसल से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इसकी जो खुराक है वो आपको रखनी है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। वैसे आमतौर पर फसलों में इसकी जो खुराक होती है वो 25 ml रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर नर्सरी के अंदर आपको इसकी जो खुराक है वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। 3 फंगिसाइड ऐड करके और आपको ये स्प्रे निकालना है, या फिर अगर आप इंडोफिल M45 और धानुस्टिन की जगह आप UPL का साफ पाउडर भी काम में ले सकते हैं। चॉइस आपकी है, जो आप काम में लेना चाहें वो काम में ले सकते हैं, लेकिन कासुगाइमासिन आपको जरूर ऐड कर लेना है अगर समस्या आपको गंभीर दिख रही है। दोस्तों इस स्प्रे में मैंने जो फंगिसाइड आपको अलग अलग बताए थे, यानी कि मैनकोजेब मैंने अलग बताया था M45 के रूप में और दूसरा मैंने कार्बनडाजिम जो आपको धानुस्टिन या बावेस्टिन बताया था, उन दोनों की जगह अगर आप दोनों अलग अलग नहीं लेना चाहते तो एक जगह भी आप ले सकते हैं, यानी कि UPL का जो साफ पाउडर आता है
वो भी आप ले सकते हैं, जिनमें कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% होता है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तीनों चॉइस आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धानुस्टीन और बावेस्टीन अलग अलग डालेंगे तो वो मेरे को ज़्यादा सही लगेगा, तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप यूपीएल का साफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे आपकी मिर्ची की फसल हो, या फिर आपकी चाहे फूल गोभी की फसल हो, इस तरह की समस्या आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।